आप सभी का एक बार फिर से हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। बहुत बेहतर तरीके से आपको शॉर्ट वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। आज ही एक मॉर्निंग में वीडियो डाला है, बहुत अच्छा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में ये हमारा समास का जो है चौथा पार्ट होगा और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में जाके विजिट नहीं किया है तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से द्वंद्व समास के नियम हैं और कौन कौन से उदाहरण हैं जो परीक्षा उपयोगी, जो परीक्षा में आते हैं, क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के नियम में से कुछ नियम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले द्वंद्व समास, देखिए इसका मतलब क्या होता है। द्वंद्व का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग, ठीक है, लड़ाई वाला नहीं है, यहाँ पे योग है ना। जहाँ पर दो शब्दों के बीच में योग कराया जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, है ना। इसमें इसकी एक परिभाषा और है, जिन समासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसके नियम देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। कुछ अपनी तरीके से नियम बनाए गए हैं, ठीक है, इनके हम भेदों की चर्चा करेंगे और एक एक नियम आप देखते चलिएगा। सबसे पहले इसका जो सबसे पहला नियम ये कहता है कि जिन समासिक शब्दों में, है ना, दोनों पद प्रधान हों, दोनों पद प्रधान हों, जिन समासिक शब्दों में दोनों पद क्या हों? प्रधान हों, दोनों पद प्रधान हों, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में नियम पूछा जाता है कि जिन समासिक शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो आपको द्वंद्व समास लगाना है। पहली खास बात। दूसरी खास बात इसकी क्या है भैया? दूसरी खास बात यह है कि जहाँ पर और तथा के साथ विग्रह मिले आपको, जहाँ पर और तथा के साथ, और तथा के साथ, ये दो शब्द हैं। अगर किसी भी समासिक शब्द का विग्रह करेंगे और तथा के साथ, विग्रह के साथ अगर आपको विग्रह मिलता है तो वहाँ पर भी आपको कौन सा समास होगा? वहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक। एक नियम ये है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आता है जिन समासिक शब्दों में और तथा के साथ जहाँ पर विग्रह मिलता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। एक नियम और बताते हैं हम आपको। इसमें अगर किसी भी समासिक शब्द में स्त्रीवाचक शब्द आ जाए, ठीक है, अगर पहले आपको कैसा शब्द मिले? स्त्रीवाचक। अगर आपको स्त्रीवाचक अगर शब्द मिलता है, ये नियम किसी किताब में नहीं, याद रखना, आप अपनी समझने के लिए, अपनी जानकारी के लिए आप इसको याद रखेंगे कि भैया अगर स्त्रीवाचक शब्द अगर आपको पहले मिलता है तो वहाँ पर भी आपका कौन सा समास होगा? वहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तीन नियम तो इम्पॉर्टेंट हो गए भैया, ठीक है। अब देखो चौथा नियम क्या है। ये तीन नियम तो एकदम बिल्कुल रामबाण हैं जो पेपर में लगभग पूछे ही जाते। एक चौथा इसका नियम बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर विपरीत का भाव हो, जहाँ पर विलोम का भाव हो, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, जिन समासिक शब्दों में विपरीत का भाव हो, विपरीत कह सकते हैं, या आप कह सकते हो विलोम का भाव। किसका भाव? विलोम का भाव। विलोम का अगर भाव मिलता है आपको तो वहाँ पर आपको कौन सा समास मिलेगा भैया? वहाँ पर आपको कौन सा समास मिलेगा? आपको द्वंद्व समास मिलेगा। ये चार नियम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, पहली खास बात। जहाँ पर स्त्रीवाचक शब्द आपको पहले मिल जाए, है ना। और दूसरी खास बात, और तथा के साथ जहाँ पर विग्रह मिले और जहाँ पर विपरीत का भाव, ठीक। जैसे राजा रानी होता है, पाप पुण्य हो गया, इस तरीके के शब्द। जैसे स्त्रीवाचक शब्द पहले आ जाए, जैसे गौरी शंकर है, सीताराम है, राधा कृष्ण है, ऐसे उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे। विपरीत का भाव जैसे लाभ हानि, पाप पुण्य हो गया,
ठीक है, जन्म मरण हो गया, इस तरीके के आपको उदाहरण इसमें मिलेंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये नियम में है। अच्छा, अगर इसके दोनों पद भैया अगर प्रधान हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रधानता की क्या कंडीशन होगी, अप्रधानता की क्या कंडीशन होगी, जिसका कोई पद अप्रधान ना हो, जिसका कोई पद अप्रधान ना हो। एक ये भी याद रखेंगे कि जिसका कोई पद, जिन समासिक शब्द का या जिसका कोई पद अप्रधान ना हो, ये जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर जो हमने लिखा है ना हो, ठीक है, जिन समासिक शब्दों का कोई भी पद अप्रधान ना हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर आपका देखिए कोई पद अप्रधान नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों पद वहाँ पर प्रधान है, दोनों को प्रधान बनाया गया है, तो वहाँ पर कोई अप्रधान नहीं बचेगा। तो ये भी एक नियम है, इसको याद रखेंगे। अब बात आती है द्वंद्व समास के भेदों की बात आती है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया क्या, ये तो आपने द्वंद्व समास के नियम पढ़ लिए, ठीक है। हम अब पहले भेद पर चलेंगे, भेद पर चर्चा करेंगे, भेद पे चर्चा करने के बाद फिर हम उदाहरणों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहीं से कुछ उदाहरण भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला हमने कहा कि अगर द्वंद्व समास के भेद की बात करें, द्वंद्व समास के भेद शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, आप भेद समझ जाइएगा। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के भैया 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेंगे, यहीं से आपके उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है, उदाहरण भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व, नंबर 1 पर है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरे नंबर पर है आपका समाहार द्वंद्व, और एक है आपका वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व। सब में द्वंद्व लगा लीजिएगा क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ जाती है, इसलिए हमने ज़्यादा पूरे में लिखा नहीं है, बस शॉर्टकट में हमने आपको बता दिया। इतरेतर द्वंद्व, दूसरे नंबर पर समाहार द्वंद्व है, और तीसरे नंबर पर है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरे नंबर पर कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व। ये 3 हैं आपके क्या आपके द्वंद्व समास के भेद में, ये 3 भेद हैं। एक है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। तो भैया इतरेतर का मतलब होता है जहाँ पर समान महत्व के शब्द मिल जाएं, आपको एक ही जाति के शब्द मिल जाएं, उसे हम कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। अगर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उसे अपनी कॉपी पर लिखिए ज़रूर, ताकि आप भूलें ना। जैसे इतरेतर द्वंद्व की बात आई, तो इतरेतर द्वंद्व का मतलब भैया होता है जहाँ पर समान महत्व के शब्द मिल जाएं या एक ही जाति के शब्द मिल जाएं, उसे हम कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। अब समाहार का मतलब क्या होता है, मतलब पद के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध हो, जहाँ पर उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। पद के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का, जैसे आपसे कोई पूछता भैया क्या हाल चाल है, तो आप कहेंगे कि बस दाल रोटी चल रही। तो दाल रोटी का मतलब यहाँ पर भोजन से है। कैसे हैं आप, तो कहते भैया हष्टपुष्ट हैं। तो हष्टपुष्ट से मतलब क्या है, हष्टपुष्ट से मतलब ये है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। हष्टपुष्ट से मतलब क्या है कि आप स्वस्थ हैं। वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब होता है जहाँ पर पूरी तरीके से विलोम का भाव हो, विपरीत का भाव हो। जैसे कह दिया जाए लाभ हानि, पाप पुण्य कह दिया जाए, जन्म मरण कह दिया जाए। इस तरीके से उदाहरण जो होते हैं वो वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। चलिए हम लिखे देते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट हम लिखे दे रहे हैं। चलिए, इतरेतर द्वंद्व का मतलब हमने आपको बताया जहाँ पर समान महत्व के शब्द आपको मिले। कैसे शब्द, समान महत्व के शब्द, समान महत्व के शब्द जहाँ पर मिल जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे कह दिया जाए राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण कह दिया जाए। देखिए समान महत्व के शब्द हैं ना, एक ही जाति के शब्द हैं, देख लो राम लक्ष्मण है ना, दोनों पुरुष हैं। जैसे कह दिया जाए सीता गीता,
ये भी उदाहरण सही है। जैसे कह दिया जाए सीता और गीता कह दिया जाए, तो देखो ये दोनों स्त्रीवाचक है, लेकिन सीता सीता नहीं होगा, याद रखना। समान महत्व के हों लेकिन शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखना है आपको। ऐसे राम राम नहीं होगा, राम राम अगर हो जाएगा तो शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, और जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। एक ही जाति के हों लेकिन नाम अलग हों, मतलब दोनों पुरुष होने चाहिए, अलग अलग हों नाम। अब जैसे यहाँ पर दोनों अलग एक ही जाति के हैं, है ना, समान महत्व समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नाम अलग है। सीता सीता नहीं, सीता गीता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण बहुत फेमस है इसका, एक लव और कुश, ठीक है, लव कुश, ये भी उदाहरण बहुत फेमस है, जो समान महत्व के शब्दों में कह दिया जाए घी शक्कर, ठीक है। एक इसी का उदाहरण और है, जैसे कह दिया जाए घी शक्कर, शक्कर, नर नारी, ठीक है। एक उदाहरण और है इसी का, जैसे नर नारी, ठीक है, बात समझ गए ना भैया। जैसे कह दिया जाए नर नारी, नर है और नारी है, ये उदाहरण, ये आपको समान महत्व के शब्द देंगे। ये सभी उदाहरण आपके इतरेतर द्वंद्व के हैं। आगे बढ़ेंगे। समाहार द्वंद्व का मतलब हमने आपको बताया। समाहार द्वंद्व का मतलब क्या होता है? समाहार द्वंद्व का मतलब होता है कि पद के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया पद के अतिरिक्त, पद के अतिरिक्त अन्य अर्थ का बोध, अन्य अर्थ का बोध, अर्थ का जहाँ पर बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम समाहार द्वंद्व। इसके उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए दाल, दाल रोटी, ठीक है, दाल रोटी कह दिया जाए पहला। जैसे कह दिया जाए हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट कह दिया जाए, रुपया पैसा कह दिया जाए, ठीक है। जैसे क्या कह दिया जाए? रुपया पैसा, रुपया, रुपया पैसा। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कैसे क्या होता है। यहाँ पे जैसे दाल रोटी आया, तो दाल रोटी का मतलब समझो क्या है? भोजन के कुछ पदार्थों का बोध हो रहा है, जहाँ पर उसे हम कहेंगे क्या? यहाँ पर भोजन के कुछ पदार्थों का बोध हो रहा है। हष्ट पुष्ट से किसका बोध हो रहा है? आपकी स्वस्थता का बोध हो रहा है कि आप स्वस्थ हैं। रुपया पैसा से आपकी किसका बोध हो रहा है? आपकी संपत्ति का बोध हो रहा है। रुपया पैसे से किसका बोध हो रहा है? आपकी संपत्ति का। पद के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध। जैसे अन्न जल कहा गया, तो भोजन के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो रहा है। अन्न जल, अन्न जल का मतलब क्या? भोजन के संपूर्ण पदार्थों का बोध है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? समाहार द्वंद्व होगा। इसका मतलब वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब समझते क्या होता है? पूरी तरीके से किसका भाव है? पूरी तरीके से विलोम का जहाँ पर भाव मिले वहाँ पर हम कहेंगे उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहेंगे। पूरी तरीके से विलोम का भाव है। जैसे कह दिया जाए लाभ, लाभ हानि कह दिया जाए, लाभ हानि कह दिया जाए, ठीक है। एक ये उदाहरण बहुत फेमस उदाहरण है, ये पूछा जाता है। जैसे कह दिया जाए पाप पुण्य कह दिया जाए, पाप पुण्य कह दिया जाए, ठीक है। एक उदाहरण और आता है, जैसे कह दिया जाए जय पराजय, ये भी उदाहरण इम्पॉर्टेंट है। जैसे कह दिया जाए जय पराजय, जय पराजय, ठीक है, ये भी उदाहरण इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक उदाहरण और इसका मिलेगा, जैसे कह दिया जाए रात दिन, ठीक, रात दिन, ये भी उदाहरण सही है ना, ठीक है। ये ऐसे, तो जहाँ पर पूरी तरीके से विलोम का भाव होता है वहाँ पर क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व होगा। तो इतरेतर का मतलब जहाँ पर आपको क्या मिल जाए? इतरेतर का मतलब जहाँ पर समान महत्व के शब्द मिल जाएं। और समाहार द्वंद्व का मतलब क्या होता है? पद के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध हो। और वैकल्पिक का मतलब जहाँ पर विलोम का भाव हो। चलिए, ये तो बात हो गई। अभी तक आपने पढ़ा कि जहाँ पर हमने आपको बताया जहाँ पर दो पद, दोनों पदों में क्या हो? दोनों पदों के बीच में और या तथा का बोध हो। कभी कभी होता है दोस्तों कि जहाँ पर तीन पद आ जाते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, वहाँ पर भी आपको कौन सा समास मिलेगा? वहाँ पर भी आपको द्वंद्व समास मिलेगा। तीन पद वाले और बीच में योजक चिन्ह लगाओ, जिसमें क्या हो? तीन पद हों, तीन पद होंगे, तीन पद और बीच में क्या लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा,
बीच में योजक चिन्ह लगाओ, योजक चिन्ह लगाओ। ये भी उस नियम में है। जैसे कह दिया जाए, एक उदाहरण है इसी का, जैसे कह दिया जाए तन, तन है, मन है और धन है, इस तरीके के उदाहरण, तन मन धन। तो यहाँ पर भैया क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पद हैं और तीनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, आपका कौन सा समास होगा, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। एक उदाहरण इसी का और मिलेगा, यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र है, तत्र और सर्वत्र, सर्वत्र। ये भी उदाहरण किसका है, ये भी आपको उदाहरण किसका मिल जाएगा, ये भी आपका द्वंद्व समास का उदाहरण मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपके 3 पद क्या होते हैं, जहाँ पर आपके 3 पद भैया मिल जाए, वहाँ पर भी आपको इस तरीके के उदाहरणों में मिल जाएगा। इसका एक उदाहरण और है, जैसे कह दिया जाए ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। वहाँ पर भी आपको कौन सा समास मिलेगा, यहाँ पर भी आपको द्वंद्व समास मिल जाएगा। अच्छा, अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। जैसे हमने बताया, अगर आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर अगर आपको मिल जाए सुरासुर मिल जाए, सुरासुर, सुर और असुर, इसका विग्रह करोगे क्या होगा, सुर असुर होगा। ठीक है, जैसे लाभा लाभ मिल जाए, लाभा लाभ मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से, जैसे आपको इसमें दिनादिन मिल जाए, उदाहरण है आपका दिना दिन मिल जाए, राता रात मिल जाए। ठीक है, राता रात मिल जाए। ये अब देखिए, रातों रात नहीं है, राता रात है, याद रखना, शतो शत है। ठीक है, तो यहाँ पर शता शत, शता शत, इस तरीके से। ठीक है, आपको ऐसे अगर उदाहरण मिलते हैं तो हमेशा वहाँ पर याद रखना कौन सा समास होगा, इसमें इन सब में आपको द्वंद्व समास के उदाहरण के तौर पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।